नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी सियासी दल अपनी रणनीतिक बैठकों की तैयारी में जुट गए हैं। उधर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। पार्टी ने मांग की है कि पिछले साल उसे आवंटित तुतारी चुनाव चिन्ह से मिलते जुलते पेपानी का चुनाव चिन्ह की सूची से बाहर कर दिया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि पेपानी चुनाव चिन्ह निर्दलियों को आवंटित करने से लोकसभा चुनाव में मतदाता भ्रमित हुए हैं और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उसे भारी नुकसान हुआ है। पार्टी ने कहा कि यह चुनाव लड़ने के लिए एक समान खेल का मैदान बनाने के सिद्धांत के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने पार्टी के बंटवारे के बाद लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी को तुतारी बजाते हुए व्यक्ति का चुनाव आवंटित किया था। पार्टी ने आयोग से आग्रह किया कि महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पेपानी का चुनाव चिन्ह तत्काल वापस ले लिया जाए। पत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखने पर महत्व पर जोर दिया। महाराष्ट्र के 9 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़ों का हवाला देते हुए पार्टी ने बताया कि कैसे भ्रामक चुनाव चिन्ह ने निर्दलीय उम्मीदवारों को अच्छी संख्या में वोट दिलाने में मदद की है। हाल के संसदीय चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ा। पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 8 पर जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार ने 4 सीटें लड़ी थी, लेकिन सुनील तटकरे की रायगढ़ सीट को छोड़कर कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती चुनाव क्षेत्र से अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थी, लेकिन अजीत पवार ने उन्हें राजनीति में फिर से स्थापित करने के लिए राज्यसभा भेज दिया। एनसीपी में टूट के बाद कई बड़े नेताओं ने शरद पवार पर निजी हमला बोल दिया था। उनकी राजनीतिक नीतियां, तत्व और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर बड़े सवाल खड़े किए थे। इसमें खुद उनके भतीजे अजीत पवार, पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे, सीनियर नेता छगन भुजबल और अजीत पवार के करीबी और बीजेपी से अच्छे ताल्लुक रखने वाले धनंजय मुंडे का भी नाम है। इन नेताओं पर शरद पवार की खासी नाराजगी होने की चर्चा है। इसके अलावा जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उन पर भी शरद पवार ने पार्टी के नेताओं ने 2 टूक हमला बोला था। अब उन्हें साथ लेना अपने ही हाथ अपने ही मुंह में डालने जैसा है, ऐसे कुछ विधायक मानते हैं। तीसरी बात, जिन पर बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और फिर उन्हें साथ लिया, जिस पर शरद पवार की एनसीपी ने हमला बोला, उन्हें वापस लेना भी मुश्किल है, क्योंकि पार्टी को फिर से उन पर लगे आरोपों पर जिम्मेदारी यहां लेनी पड़ सकती है। तो अब लोकसभा चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं, ऐसे में अब विधानसभा की बारी है और ऐसे में महाराष्ट्र में मॉनसून सत्र से पहले एमवीए ने बैठक बुलाई है। सरकार को घेरने की तैयारी में पूरी तरीके से विपक्ष नजर आ रहा है। तो तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। पवार का क्या कुछ नया गेम है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ महेश चौहान जी, नेता एनसीपी शरद पवार गुट जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ मुकलेश शेख, नेता एनसीपी अजीत पवार गुट जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शशिकांत जी, शरद पवार ने कहा जिन नेताओं से पार्टी की मदद होगी, पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, ऐसे लोगों की वापसी का स्वागत करने में कोई समस्या नहीं है। पवार अपना बिखरा कुनबा बटोर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। देखिए, पवार जी ने जो भी अभी चाहे वो वक्तव्य दिया हो, चाहे पत्र लिखा हो, तो वो अपने पार्टी को संभाल
संभालने की एक अंतिम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी पार्टी को संवारने का हक होता है और वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से उनका अंतिम प्रयास है। जो पार्टी उनकी टूट गई तो वो पार्टी फिर से बनने वाली है नहीं। महाराष्ट्र की जो राजनीति है, राजनीति में वो काफी हाशिए पे आ गए हैं। हालांकि वो इस चुनाव में अपना उनका प्रदर्शन अच्छा होने के कारण जो हौसला उनका बढ़ा है, उससे ये सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सारे अंतिम प्रयास हैं। और हाँ, एक अभी उन्होंने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। तो अगर चुनाव आयोग को उनके सुझाव देश की राजनीतिक चुनाव से जो सुधार संबंधी है तो वो अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर चुनाव आयोग किसी अच्छे सुझाव को लेकर के और चुनाव की प्रक्रिया में कोई सुधार आता है तो उससे ठीक होगा, उसमें कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कवायद है, ये अंतिम जो लॉ अंतिम बार भक्ति है, वो वही सब है, उसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ये कह रहे हैं महेश जी, शशिकांत तिवारी जी, कि ये जो लॉ चल रही है ये अंतिम लॉ है और कितनी भी कोशिश कर लीजिए कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार इस वक्त हाशिए पर हैं, अंतिम कोशिश कर रहे हैं बस। देखिए, अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, बीजेपी के 23 से उनका नंबर 9 पर आ गया। तो अंतिम महाराष्ट्र में मतलब स्टेज पर कौन है, ये सभी ने देखा है। हम अगर अंतिम पे होते तो हम 10 में से 8 जीत कर नहीं आते, और वो भी जो 8 जीत कर आए उसमें से 6 नए लोग हैं। तो वापस अगर ये इस मुद्दे पर हम आ जाए तो देखिए, हमारे नीलेश लंके जी जो अहमदनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए, वो पहले अजित पवार गुट में गए थे। उन्होंने वापस हमारे पास आने की इच्छा प्रदर्शित की। वो हमारे पास आए, हमारे पक्ष के चिन्ह पर हमारे पार्टी से वो चुनाव लड़े और वो जीत कर आए, और उन्होंने बीजेपी के ही प्रत्याशी को उधर से हराया, अहमदनगर से। ये मेरा जवाब है शशिकांत जी के लिए। दूसरी बात, आप देखिए, ये जो अजित गुट और शरद पवार हमारा जो गुट है, उनकी अगर बात की जाए तो ये 2 शक्लें की किसने, बीजेपी ने की। आज उनको उसका पछतावा हो रहा है कि अगर हम ये ना करते तो शायद रिजल्ट्स कुछ अलग लग जाते। लेकिन आप इस तरफ से, हम लोग इस तरह से इसे देखते कि जो भी अजित गुट में गए वो पहले तो हमारे ही नेता थे, हमारे ही पदाधिकारी थे, हमारे ही कार्यकर्ता थे। उनको कुछ गलत फहमियों की वजह से वो वहां गए। अगर अब उनको ऐसे लगता है कि अभी हम लोग ने गलती की है और हमें वापस हमारे ओरिजिनल पार्टी में जाना चाहिए, तो उनको लेना या नहीं लेना ये पार्टी डिसाइड करेगी। और वो कैसे डिसाइड करेगी, ये शरद पवार साहब ने, जैसे कि आपने अभी बताया, वैसे उन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, और क्योंकि राहें अलग हो गई थी, लेकिन राहें एक होने में हो सकता है कि समय ना लगे, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव ही होता है। मुकलेश जी, क्योंकि सीनियर पवार साहब ने जिस तरह से बिछड़ों को बुलाने का संकेत दिया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? उनके बुलावे में वो असर है कि आपके साथी लौट जाएं? ऋषि जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मिल रही है सर आवाज। जी देखिए, आवाज तो सीनियर लीडर है और हमारे अजित दादा पवार साहब के खून का रिश्ता है, और शरद पवार साहब तो शरद पवार है। लेकिन हमारे अजित पवार के जो भी विधायक है, 2 अपक्ष मिला के हम 45 हमारे विधायक हमारे अजित पवार के साथ है। उसमें ये तरह तरह की बातें उड़ रहा है कि अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। जब से लोकसभा के चुनाव हुआ है तब से यही आवाज लगा रहा है कि हमारे साथ सब आ रहे हैं। कभी रोहित पवार साहब का बयान देखो, कभी किसी का, कभी किसी का। तो ये इनके पास तो प्रैक्टिकल कुछ है नहीं। अगर है तो आपके चैनल को दिखाए कि कौन सा आमदार हमारे उनके साथ मुलाकात किया। हाँ ठीक है, राजनीति में मुलाकात होती, सलाम दुआ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपके साथ कोई जाने को तैयार है या आपके साथ कोई जा रहा है। क्या मिलेगा आपके साथ जाके? आप तो विपक्ष में बैठते हो। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, अपना शिंदे साहब की सरकार, देवेंद्र जी, अजित पवार साहब की सरकार है। तो मतलब आदमी इतनी बेवकूफी तो नहीं है लोग के भाई
ये लोकसभा के चुनाव को देखते हो, कोई ज्यादा हार जीत नहीं हुआ है। बहुत से वोट बैंक के माध्यम देखेंगे आप तो थोड़ा 52%, 42 और 40% का फर्क अंतर है। क्या है तो उसके अंदर आप बोलोगे कि सारे लोग इनके टच में है, चले आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब हवाबाजी की बातें हैं। ऐसा कोई नहीं है। और हम अपने बल पे चुनाव लड़ने वाले हैं। अजीत प्रताप पवार साहब की सिंबल जो है घड़ी है, वो घड़ी पे हम चुनाव लड़ेंगे। और हमसे गलती जो भी हुई है लोकसभा चुनाव में, अभी हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर से और चलिए, लेकिन कुल मिलाकर आपने इस बात को तो स्वीकार किया ना, आपने इस बात को तो माना कि खून का रिश्ता आखिरकार खून का ही होता है। इस चीज को तो आप यहाँ पर राजनीति में ठीक है ना, वो अलग बात है। देखिए राहुल गांधी देखिए उनका जो है वो अलग अलग रिश्ता है क्या नहीं? वो है क्या? मेनका गांधी सोनिया गांधी का रिश्ता है ना, जरिया से इंदिरा गांधी के दोनों बेटे हैं। तो ये रिश्ता है, लेकिन पार्टी अलग अलग है। वो अपनी पार्टी का काम करे, हमें हमारा पार्टी का काम कर दे। हमारे लोगों लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं राजनीति में तो कभी भी संभावनाएं मरती नहीं है ना। बिल्कुल, संभावनाएं तो होती ही है ना राजनीति के भीतर। और ये बातें चल रही हैं, बातें कहीं से तो निकल कर सामने आ रही है ना, तभी तो मुकेश जी इसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ना सर। वक्त आएगा, सब देखा जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, आपके चैनल में सब चीज हम रखेंगे। और अभी फिलहाल हम चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, अभी महाराष्ट्र शिंदे साहब के साथ। ऐसा लड़ने का हमें सम्मान भरपूर मिलेगा बीजेपी के अपना देवेंद्र साहब से, अमित शाह से, मोदी जी से और अपना शिंदे साहब से। तो हमारे लोग उनके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, मिलकर काम करेंगे हम। सम्मान नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, हमारे वरिष्ठ बैठक करेंगे। ठीक है, सम्मान नहीं मिला, सम्मान अगर नहीं मिलता है तो देखा जाएगा। शशिकांत तिवारी जी, ये स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर मुकेश जी ने, क्योंकि महाराष्ट्र में रिवर्स मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। और यदि महाराष्ट्र में ये होता है तो इसकी आंच राज्य सरकार तक सीमित नहीं रहेगी, केंद्र तक भी जाएगी। नहीं, ठीक बात है। देखिए एनडीए के जो भी हमारे घटक दल हैं, सबका सम्मान है और स्पष्ट संदेश जा रहा है पूरे देश में। पूरा हमारे तो जो एक सांसद जीत के आए हैं उन पार्टियों का भी पूरा सम्मान है। किस प्रकार से ये संदेश देने में हमारा एनडीए गठबंधन सफल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये सफलता हमको मिल रही है कि हम ये मैसेज देने में सफल हैं कि हमारे गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका सम्मान हमारा गठबंधन करता है। भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। एक बात। दूसरी बात, देखिए अजीत पवार जी हमारे साथ हैं। अजीत पवार जी अगर पवार साहब के, बड़े पवार साहब के साथ रहना होता तो आते क्यों? जब रास्ते जुदा हो गए हैं तो जुदा हो गए। राजनीति में रास्ते फिर मुड़ करके आते नहीं है। रास्ता आगे गंगा बह जाती है तो बह जाती है और राजनीति में चीजें बदल जाती हैं। जो विधायक जी, अभी उन्होंने मुकेश जी ने ठीक कहा कि जो विधायक जीत के आए हैं, साथ में हैं, जो पार्टी के विधायक है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी तो अपनी बात कहेंगे कि नहीं साहब, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं रेसू जी में एक बात रखना चाहूंगा उदाहरण के तौर पे कि देखिए सबका समय होता है। शरद पवार जी का भी समय था, उन्होंने देश की राजनीति में बहुत प्रभाव डाला और दशकों तक डाला, कई दशक उन्होंने राजनीति की। लेकिन जब खत्म आज की तारीख में उनकी राजनीति खत्म कगार पे, ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह जब बहुत राजनीति, भारत की राजनीति में उनका बहुत वो रहा, वर्चस्व रहा, लेकिन जब अंतिम समय आया तो उनके बेटे और उनके भाइयों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बता दिया, बेटे ने भी बताया और भाइयों ने भी बताया कि भाई आपकी बात अब नहीं चलेगी। लेकिन बेटे ने जो अब बताया वो तो आपने देख लिया ना उत्तर प्रदेश में। हाँ ठीक है, वो परिणाम क्या होगा वो अलग बात है। अरे सर, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि परिणाम क्या होंगे? बेटे को लोग मान रहे हैं तभी तो जनता वोट दे रही है ना, वही तो परिणाम है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में भी शरद पवार साहब का समय खत्म हो गया है। अब उनके जो भाई बंधु जो लोग हैं, आगे के लोग हैं, आगे की पीढ़ी है, आगे के जो संबंधी है, अब वो राजनीति करेंगे। अब अजीत पवार साहब का टाइम है और अजीत पवार जी एनडीए के साथ हैं और आगे रहेंगे, ये पूरा भरोसा हम लोग। ठीक है, जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर कि अब शरद पवार का जो समय है वो समाप्त हो गया है राजनीति के क्षेत्र में और उनकी आने वाली पीढ़ी अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में राजनीति करेंगी। इस पर जरा एक टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगी महेश चौहान जी। सर, आवाज मिल पा रही है?
देखिए रेशमा जी, उनको आराम करने का टाइम है। आप उनके सीनियर लीडर है, सभी देश के लोग उनका सम्मान करता है। हाँ। आराम करने का टाइम है। उनको जबरदस्ती का कहीं भी सभा में ले जाता है और जबरदस्ती का मतलब ये चीज लोगों को खलता नहीं है। लोगों के दिल में दर्द होता है। आप कब तक इस चीज को निचोड़ के निकालते रहेंगे? हर चीज का एक सीमा होता है, सीमा खत्म हो जाता है। जिसकी रस निकालना खत्म होता है हर चीज को। लेकिन अभी कैसा सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर को आराम करने देना चाहिए। उनके उम्र देखिए कितना उम्र हो गया देश के अंदर। वो सबके लिए कीमती है। सब लोग उनकी जो है इज्जत और सम्मान करते हैं। आदरणीय शरद पवार साहब का उम्र तो 70+ यहाँ पर मोदी जी की भी हो गई है, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं ना। और हर किसी नेता से अधिक उन्होंने प्रचार किया। आपने देखा भी कि लोकसभा चुनाव के समय कितना प्रचार प्रसार उन्होंने किया, कितने घंटे उन्होंने रैलियां की हैं, जनसभाओं को संबोधित किया है। तो आप सिर्फ अगर ऐसे तुलना करेंगे, उम्र से तुलना करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। आप ये देखिए ना कि राजनीति में जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है, जितनी उसकी उम्र होती है, तो उतनी ही राजनीति वो अच्छे से समझता भी है, उसके लिए वो सबसे योग्य होता है। तो इस बात को तो आप यहाँ पर नहीं कह सकते। लेकिन जी महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ये बात उनकी ठीक नहीं है। उन्हें आराम की जरूरत है साहब। ठीक है महेश जी, आवाज मिल रही है? शुभचिंतक है हम लोग। सर अनम्यूट कीजिए, आवाज शायद नहीं मिल पा रही आपको। अनम्यूट कीजिए महेश जी। नहीं, मुझे आवाज आ रही है, आपकी अनम्यूट ही है। ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि अब शरद पवार को आराम करना चाहिए। आराम के दिन उनके हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र जो है वो ढलती जा रही है। ऐसे में दूसरों को मौका देना चाहिए, परिवार के लोगों को। देखिए, शायद इन्होंने लोकसभा चुनाव में और उनके रिजल्ट आने में शशिकांत जी शायद किधर भारत के बाहर घूमने गए थे। उन्होंने देखा नहीं कि शरद पवार जी, जिनका राजनीतिक करियर खत्म होने की बात कर रहे हैं, उन्होंने भाजपा का राजनीतिक करियर महाराष्ट्र में खत्म कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस जी भाजपा और भतीजे, जो बात हो रही है बेटे की, बाप की, भतीजे की, चाचा की, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा, बेटे ने, आपने ही कहा कि बेटे ने दिखा दिया क्या ताकत है बेटे में, लेकिन इधर महाराष्ट्र में भतीजे की ताकत कम पड़ गई और चाचा ने बता दिया कि क्या ताकत है चाचा की इस उम्र में। तो ये बातें मत करे, ये बातें ना करे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि इनके पास गए हुए नीलेश लंके, जो विधायक के तौर पर उनके पास गए थे अजित पवार और बीजेपी के साथ में, वो वापस आए, हमारे पास आए, शरद पवार जी के पास आए और चुन कर आए और बीजेपी के प्रत्याशी को ही हरा कर चुन कर आए। इतना होने के बावजूद अगर इनको ऐसा लगता है तो गिरा तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है, और ऊपर से ये गलत बातें और अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो गलत है। देखिए, उनके विधायक हमारे टच में है। कोई भी विधायक ये नहीं कहेगा, उनके पार्टी को कभी बता के नहीं जाएगा कि मैं शरद पवार साहब के टच में हूँ या हमारे पार्टी के नेताओं के टच में हूँ। वो तो नहीं बताएंगे, वो तो सीक्रेसी रखेंगे। और दूसरी बात, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि सारे के सारे विधायक हमारे टच में, उनमें से कई विधायक, इसका मतलब सारे के सारे नहीं। और दूसरी बात, शरद पवार साहब ने क्लियर किया है कि जिन नेताओं के आने से पार्टी को मदद होगी या हमारे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, उनको ही पार्टी में लिया जाएगा। जिन्होंने हमारे यहाँ पार्टी से लाभ लिया और बाहर जाकर पार्टी के खिलाफ बातें की, पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहा, ऐसे नेताओं को, वो भले अजित पवार जी हो, छगन भुजबल जी हो या और कोई हो, उनको वापस लिया नहीं जाएगा। और उसके लिए चर्चा भी नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। होगा तो आप बताइए ना चैनल को। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा, वो कह रहे हैं कई विधायक टच में है। आप ये बताइए ना कि सूर्यकांता पाटिल को क्यों वापसी करनी पड़ी? मुकेश जी आप कह रहे हैं कोई वापस नहीं जा रहा है, तो ये बता दीजिए ना कि सूर्यकांता पाटिल को क्यों वापसी करनी पड़ी? उनके विधायक अजित पवार के टच में मंत्री बनने के लिए लाइन में अंदर से, किसको बताएगा? उनको पता ही नहीं है मंत्री पद का गठन होने वाला है अभी, थर्ड लिस्ट, उसमें उनके विधायक अजित पवार और प्रफुल्ल भाई पटेल और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष तटकरे साहब के टच में है। भुजबल साहब की बातों छोड़ो, लेकिन आपके पास कौन आ रहा है? आपके पास क्या प्रूफ है? क्या आपके पास हवाई बातें आप कर रहे हो? अरे आप लोगों ने तो अफवाह फैलवा के इलेक्शन के अंदर जो भी मार्जिन मिला है, अफवाह फैलवाया आपने। संविधान, उसके बाद में एनआरसी का मुद्दा, तमाम तरह तरह के लोगों को मतलब डराने का, बरगराने का काम किया है। आज बोल रहे अरे 10 साल पीछे भी तो चुनाव लड़े थे आप लोग मोदी जी के खिलाफ, उस टाइम क्यों आपको मैंडेट नहीं मिला?
तो ये सब मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। कभी आप कहते हैं कि अफवाह फैला दी, कभी आप कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कारण हमेशा खोज ही लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंथन करने की भी आवश्यकता इस पर है मुकेश जी। और आने वाले समय तो अब देखिए विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर आप रणनीति बताएं, क्योंकि इस तरह से अगर अफवाहों की बात करेंगे तो वो तो सही नहीं है ना सर। ये जनता ने जनादेश दिया है और उसको स्वीकार आपको करना चाहिए। शशिकांत तिवारी जी, ऐसी क्या वजह है कि जो लोग आपके साथ आने के लिए अपना घर तोड़ कर आ गए, उन्हें फिर वापस लौटना पड़े? आपसे उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं क्या? नहीं रेशु जी, बिल्कुल किसी को घर वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है, ना वो लौटेंगे। ये तो भ्रम फैला रहे। देखिए, इंडी गठबंधन के जितने साथी हैं उसमें शरद पवार साहब भी हैं। ये लोगों ने पूरे देश में भ्रम फैलाया, किस तरीके से भ्रम फैला करके अपनी कुछ 2-4 सीटें हटकर बढ़ाने में कामयाब हो गए। तो ये भ्रम खूब फैलाया, संविधान पे भ्रम फैलाया, आरक्षण पे भ्रम फैलाया, और ठीक उसी तरह पे शरद पवार साहब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाला है तो भ्रम फैला रहे हैं कि ये हमारे टच में है। विधायक, एक विधायक उनके टच में नहीं है। इनके लोग जरूर टच में हैं अजित पवार जी के, जो आने वाले दिनों में परिणाम बताएगा और ये तब इनको समझ में आएगा। हाँ, एक बात जान लीजिए, पूरे देश में शरद पवार साहब बहुत बड़े कद के नेता हैं, लेकिन उनकी छवि क्या है? ये वही शरद पवार साहब है जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी विदेशी है, मैं बनने नहीं दूंगा, इनको न प्रधानमंत्री बनने दूंगा न अध्यक्ष बनने दूंगा। और वही शरद पवार साहब है जो कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। तो पूरे देश में तो ये छवि है कि ये एक चाल इधर चलते हैं, एक चाल उधर चलते हैं, और इनको खुद पता नहीं है कि क्या आगे का कदम बढ़ाना चाहिए। एक बार कहेंगे सोनिया गांधी विदेशी है, उन्हीं के साथ राजनीति करेंगे, उन्हीं के बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आज की तारीख में ये शरद पवार साहब महाराष्ट्र में इनकी सार्वभौमिकता खत्म हो गई है, राजनीतिक महत्व खत्म हो गया है। ये लोग अब ठीक है, मार्गदर्शक के भूमिका में इनको रहना चाहिए, जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि भाई सीनियर लीडर है, इनका सम्मान है। मार्गदर्शक के रूप में इनको पूरे देश को गाइड करना चाहिए, न कि तोड़फोड़ मचाना चाहिए। ये गलत काम कर रहे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं कि विधायक। जवाब दे दीजिए महेश जी। आप तो कह रहे हैं कि कई विधायक आपके टच में हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि कई विधायक इनके टच में हैं। कौन किसके टच में है? कौन किसके टच में है, ये स्पष्ट कर दीजिए जरा। महेश जी से सवाल है। देखिए, अगर कोई बीच में नहीं टोके तो मैं बोलूंगा, ये बीच में टोकने जैसा ये डिबेट नहीं है, अच्छा डिबेट हो रहा है। ये इनको बोले बीच में ना बोले। लास्ट में पिछली बार जब भी बात कर रहा था कोई बीच में बोला था। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव में अगर ये कहते कि अगर विपक्ष हारता है तो ईवीएम पर उसका ये तो रख देता है, जिम्मेदारी रख देता है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? संविधान बदलने की भाषा इन्होंने की, हम लोग ने ये प्रचार में बोला, लोगों ने उस पर सहमति दर्शाई और उन्होंने हमें चुन के दिया। अगर ये गलत बात होती, झूठ बात होती, तो नरेंद्र मोदी जी हर सभा में चुनाव के दौरान सभी लोगों को कह रहे थे कि नहीं, हम ये संविधान नहीं बदलने जा रहे। क्यों नहीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सुनी? क्यों लोगों को नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास नहीं है? सर, आपको मौका दूंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। उनको मुकेश जी कंप्लीट करने दीजिए। सर, उन्होंने देखिए धैर्यपूर्वक आपको सुना है, अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है, आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी जी। अच्छा, थैंक यू। तो मेरा ये एक मानना है। दूसरा ये कि मैंने जैसे कहा, अभी शशिकांत जी बार बार कह रहे हैं कि शरद पवार जी की राजनीति खत्म हो गई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि शायद वो भारत में अभी भी नहीं आए हैं। उन्हें कैसे पता नहीं चल रहा है कि बीजेपी की राजनीति शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में खत्म कर दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी को 303 से वो लोग 370 और 400 पार की बात कर रहे थे। जिस नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे भाजपा ने ये चुनाव लड़े थे, जिन नरेंद्र मोदी की गारंटी पे ये भाजपा ने ये चुनाव लड़े थे, वो चुनाव में जनता ने उन्हें 303 से 240 तक लाके बेटा दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी को जेडीयू और टीडीपी के सपोर्ट से उनको सत्ता स्थापित करना पड़ा। तो ऐसे इनका देखो आप, उनकी राजनीति खत्म हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो रही है, और ये शरद पवार साहब को टारगेट कर। ठीक है सर, एक लाइन में संक्षेप में जवाब दे दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। मुकेश जी, पहले आप जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, मैं यही बात पे कायम हूँ कि हमारे कोई विधायक इनके टच में नहीं है। ये अफवाह फैला रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, हमारे लोगों को तोड़ने की साजिश, और ये कहीं ना कहीं जो इनकी राजनीति है ये सारी जनता को पता है। विधानसभा चुनाव में हम इनको जवाब दे देंगे। भाजपा और शिंदे साहब के साथ हमारे लोग
हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, सम्मान पूरा भरपूर मिलेगा तो। ठीक है। शशिकांत जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति को महाराष्ट्र में शरद पवार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, आप उनको कम ना आके। नहीं, शरद पवार जी स्वयं खत्म हो रहे हैं और पहले तो देश की राजनीति से अब इनका वास्ता खत्म हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब इनकी कोई उपयोगिता बची नहीं है। महाराष्ट्र की जनता उनको किनारे ले जाएगी और ठीक वैसे ही देखिए भ्रम फैलाने में जो इन्होंने क्रम शुरू किया था, यहाँ तक कि जब अभी मोदी जी ने शपथ नहीं लिया तो उसके पहले भ्रम फैला दिया कि शरद पवार जी नीतीश कुमार से फोन पे बात कर रहे हैं, नायडू से फोन पे बात कर रहे हैं, जबकि उन लोगों ने स्पष्ट किया कि कोई फोन पे बात नहीं हुई। तो झूठ बोले, भ्रम फैलाया। अब महाराष्ट्र में भ्रम फैला रहे हैं कि विधायक हमारे संपर्क में है, ये गलत बात है। अपनी गरिमा को उनको बचाना चाहिए। बड़े नेता हैं, बड़े बड़प्पन का परिचय देना चाहिए, अन्यथा छीछा लेकर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।